कहाँ तक हो गया था? समीकरण 8। मुझे क्या पता क्या है? इंटीग्रेशन बंद पथ के अनुदेश, एक बार मुझे बता दो। इंटीग्रेशन बंद पथ के अनुदेश ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के एल एम एन है ना, यही है ना, बराबर डेल अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ ए एक्स यहाँ ए वाई, ये था क्या? और उल्टा हो गया, जेड के बाद एक्स, सही कह रहे हो तुम, जेड इसके बाद यहाँ एक्स और यहाँ वाई, तो यहाँ वाई और यहाँ एक्स है और यहाँ डी एक्स डी वाई होगा। समीकरण 8 यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब एक लाइन लिखें, पथ के एल एम एन के अनुदिश, पथ के एल एम एन के अनुदेश सदिश क्षेत्र के कर्ल का, सदिश क्षेत्र के कर्ल का z घटक, सदिश क्षेत्र के कर्ल का z घटक। अभी पूछूंगा मैं आपसे, मैंने इसको कर्ल ए वेक्टर का z घटक क्यों बोला? लिमिट डी एस टेंस टू 0 ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर के एल एम एन अपॉन डी एस, ठीक है। इसको मैंने कर्ल ए वेक्टर जेड क्यों कहा? ये जो आया इसको मैंने कर्ल ए वेक्टर जेड क्यों कहा? जेड घटक क्यों बोला? बोलो। आपके पास, आप एक चीज जानते हो, कभी आपने सारणिक हल किए, मैथ्स पढ़ी है ना, आई कैप जे कैप के कैप। मान लो ये डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ही है, थोड़ी देर के लिए डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ही है, तो डेल वेक्टर का मतलब आप क्या लिखते हो यहाँ? डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ए वेक्टर का मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। जब आप एक्स को रोकते हो तो आपके पास जो समीकरण आता है किसके पदों में आता है? वाई जेड के पदों में। जब आप y को रोकते हो तो समीकरण किसके पदों में आता है? एक्स जेड के पदों में। और अगर मैं z को रोकूं तो देखो समीकरण किसके पदों में आएगा? एक्स वाई के पदों में। किसके पदों में? एक्स वाई के पदों में। तो आपके पास जो बंद पथ के अनुदिश जो रेखा समाकलन है वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, उसमें कौन से पद आ रहे हैं? इसका मतलब ये कर्ल का कौन सा घटक है? जेड घटक है कि नहीं? कर्ल का कौन सा घटक है? जेड घटक। इसलिए कर्ल ए वेक्टर जेड बराबर लिमिट डी एस टेंस टू 0 और बंद पथ के अनुदिश ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी एस। समीकरण 9। डी एस कौन सा है? 2। डी एस कौन सी है? 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 8 एंड 9। तो कर्ल ए वेक्टर का जो जेड घटक है आपके पास वो क्या होगा? ये कितना है अपने पास? डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई, और ये डी एक्स डी वाई अपॉन क्षेत्रफल कितना था? डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई से डी एक्स डी वाई कैंसिल हो गया। कर्ल ए वेक्टर का जेड घटक क्या होगा? डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई। समीकरण 10, ठीक है। अब देखो मैं सिमिलरली, अब पॉसिबल नहीं है आप सारे मान निकालो, मतलब कर्ल ए वेक्टर का जेड घटक निकाल लिया तो वाई घटक भी निकालने बैठो, एक्स घटक भी निकालने बैठो, ये काम नहीं करना। इसको सिमिलर लिखना है। तो कैसे लिखोगे? जैसे जेड आया ना, जेड के बाद कैसे? जैसे एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड, तो जेड के बाद जो क्रम आ रहा है वापस एक्स वाई आ रहा है, तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और फिर उनके उल्टा है, जैसे यहाँ पर एक्स वाला है तो वाई, यहाँ वाई वाला है तो एक्स। अब जेड के बाद में क्या लिखूं? वाई वाला लिखता हूं मैं, तो कर्ल वाई, कर्ल ए वेक्टर का वाई घटक। तो देखो y के बाद स्टार्ट करो, हाँ y के बाद स्टार्ट करें तो y के बाद क्या आएगा इधर z, और z के बाद क्या आएगा x। तो क्या आएगा अपने पास? बोलो, डेल अपॉन
डेल जेड माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, और इधर एक्स और इधर ए जेड, समीकरण 11। इसी तरह से कर्ल ए वेक्टर का मैं एक्स घटक निकालता हूँ, तो एक्स निकाले तो कहाँ शुरुआत होगी, वाई से, तो डेल अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ ए जेड और यहाँ ए वाई, समीकरण 12। आपके पास कर्ल का एक्स घटक आ गया, कर्ल का वाई घटक आ गया, कर्ल का जेड घटक आ गया। क्या करें, क्या करें, सदिश योग कर दे, तो कुल कर्ल मतलब कर्ल ए वेक्टर बराबर, बोलो क्या लिखूं, कर्ल ए वेक्टर का एक्स घटक फिर आई कैप, हाँ वेक्टर है ना क्योंकि, इसीलिए आई कैप प्लस कर्ल ए वेक्टर वाई जे कैप प्लस कर्ल ए वेक्टर जेड के कैप। इक्वेशन नंबर 13। आपके पास कर्ल ए वेक्टर का एक्स घटक भी है, वाई घटक भी है और जेड घटक भी है। वैल्यू पुट कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, 10, 11, 12 एंड 13 क्या हो जाएगा, कर्ल ए वेक्टर बराबर, बोलो एक्स घटक बोलना पहले, ये रहा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, और ये आई कैप फिर प्लस कर्ल ए वेक्टर वाई, बोलो डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, और ये जे कैप प्लस कर्ल ए वेक्टर जेड मतलब कौन सा घटक है, बोलना डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई, और ये के कैप्स। तो ये क्या आ गया आपके पास, कर्ल ए वेक्टर आ गया, दिख नहीं रहा यार, समीकरण 14। ठीक है, इस समीकरण 14 को मैं सारणिक रूप में लिखूंगा। अभी कैसे लिखूंगा, सारणिक रूप में, और आपको सारणी की याद रखनी है। लिखो इसे, देखो ये जो समीकरण 14 है इसको अपन क्या करते हैं, सारणिक रूप में लिखते हैं। ठीक है, समीकरण 14 को सारणिक, यार इधर से बहुत हवा आ रही है आज, सारणिक रूप में लिखने पर देखो ये कर्ल ए वेक्टर चल रहा है आपका, इसको अब सारणिक रूप में लिखूं मैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई कैप जे कैप और के कैप, और ये डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, और ए वेक्टर है तो एक्स ए वाई और ए जेड। इसको सॉल्व करें कि वाक्य में इसको अपन लिख सकते हैं कैसा। सबसे पहले आई कैप को रोको, आप आई कैप को रोका अपन ने, तो क्या बचा हुआ है, उधर चेक करना, मैं बोल रहा हूँ डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड आ गया। ठीक है, अब सुनो, फिर आप क्या लिखते हो, माइनस जे कैप लिखते हो ना, माइनस जे कैप, तो चलो लिखते हैं अपन माइनस जे कैप, इसको रोका अपन ने, तो फिर क्या लिखेंगे, डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस डेल एक्स अपॉन डेल जेड। अब ये माइनस को अगर इंटू करो तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का तो प्लस वाला पहले लिख दिया वहाँ पर, डेल एक्स अपॉन डेल जेड और माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, और अगर आप पहले ही प्लस लिखते हो ना तो फिर पहले इसको गुणा कर दो, पहले इसको गुणा कर दो। ठीक, मैट्रिक्स पढ़ी है ना सबने, मना नहीं कर सकते कि नहीं पढ़ी। ऐसे ही के कैप को अपन चेक करें तो इसको ढक लो मैं,
तो देखो डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई, तो वाक्य में इस समीकरण को अपन सारणिक रूप में लिख सकते हैं अपन। तो यहां से इस सारणी का मतलब क्या है, जैसे ये जो कर्ल ए वेक्टर है इसको क्या लिखे अपन, गुड, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो आप लोगों को फाइनली एक बात समझ में आ गई होगी कि जैसे डाइवर्जेंस लिखते हैं तो डाइवर्जेंस का मतलब तो क्या होता है, डेल डॉट है, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट है, और कर्ल ए वेक्टर का मतलब डेल क्रॉस है। बात समझ में आ गई, डाइवर्जेंस का मतलब तो डेल डॉट ए है और कर्ल का मतलब क्या है, डेल क्रॉस ए है। लिखे इसे, हिंदी में नाम याद मत रखना इनके, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में बोलोगे कुंतल, अच्छा नहीं लगेगा कहना। कुछ चीजें होती है जो इंग्लिश में याद रख ले तो अच्छा है। इसके बाद टॉपिक डालेंगे कर्ल की भौतिक सार्थकता, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, कर्ल की भौतिक सार्थकता, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। देखो किसी सदिश क्षेत्र का जो कर्ल है उसकी जो भौतिक सार्थकता है वो क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल उस सदिश के घूर्णन या परिसंचरण को दर्शाता है, सर्कुलेशन। परिसंचरण का मतलब सर्कुलेशन। क्या कहा मैंने, किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल उस सदिश के घूर्णन या परिसंचरण को दर्शाता है। यदि किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान 0 है तो इसका अर्थ है कि उसका कर्ल, या यूं बोलो कि इसका अर्थ है उसे क्या कहेंगे, अघूर्णी सदिश कहेंगे। क्या बोलेंगे, अघूर्णी सदिश कहेंगे। क्या कहा मैंने, किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल उसके घूर्णन या परिसंचरण को दर्शाता है। यदि किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान 0 है तो उसे अघूर्णी सदिश कहते हैं। मैं एग्जांपल से समझाता हूं इसको आपको, एग्जांपल से। जैसे मान लो किसी स्थान पर पानी नदी में सीधा बहता है तो उसके वेग का कर्ल क्या होगा, पानी किसी स्थान पे नदी में अगर सीधा बहता है तो उसके कर्ल का मान क्या होगा, 0। सही है, कर्ल का मान क्या होगा, 0 होगा। परंतु हाँ सीधा ही हो, अगर किसी स्थान पर वो रोटेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो उसके कर्ल का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, रोटेट करना, घूमता है ना पानी, नहीं देखा, भंवर धारा है जैसे तुम कहते हो, जैसे भंवर के रूप में पानी, जैसे देखा होगा, जैसे किसी स्थान पे वो पानी जहां से निकलता रहता है तो उस स्थान पे पानी घूमता रहता है। सारे हाड़ौती के हो, इंग्लैंड से कोई नहीं आया, सबने देखा है। हाँ वही है, हाँ वही है, हाँ ठीक है। तो क्या कहा मैंने, क्या है सदिश क्षेत्र के कर्ल का भौतिक महत्व, बोलो। किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल उसके घूर्णन या परिसंचरण को दर्शाता है। परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन, उसको दर्शाता है। यदि किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान 0 हो तो उसे क्या कहते हैं, अघूर्णी सदिश कहते हैं। जैसे पानी किसी स्थान पे अगर सीधा बहता है तो उसके वेग का कर्ल क्या है, 0 है। परंतु अगर पानी किसी स्थान पे घूर्णन कर रहा है तो उसके कर्ल का मान 0 नहीं। ठीक है, और सुनो, अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है कि सदिश क्षेत्र का कर्ल क्या है, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में कर्ल निकालिए और उसका भौतिक महत्व लिखिए। ठीक है, तो आप लोगों को वो पूछे या नहीं पूछे, फिजिकल सिग्निफिकेंस चिपका के आना है ना। बिल्कुल डिफरेंट कॉपी दिखनी चाहिए अपनी, समझ रहे हो ना। जैसे होता क्या है, बहुत से बच्चे जैसे वहां तक लिख दिया सदिश क्षेत्र का कर्ल, और एग्जामिनर को कोई एक चीज एक्स्ट्रा दिखती है ना कि अरे हाँ इसने फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिखा है, तो होता क्या है, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, तो जानबूझ के टीचर क्या करता है, 4 दे देते हैं। पर जब कोई चीज दुनिया से सबसे हट के दिखती है ना, मतलब दुनिया का मतलब भीड़ में, जैसे यार इसने फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिखा, तो फिर चलो 5 दे देते हैं। तो ये वाली कहानी है, जितना लिखोगे उतना पाओगे। तो अपन को बिल्कुल डिफरेंट देना है, उनको हट के लिखो। किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल
किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल उस सदिश के घूर्णन या परिसंचरण, किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल उस सदिश के घूर्णन या परिसंचरण को दर्शाता है। किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल उस सदिश के घूर्णन या परिसंचरण को दर्शाता है यदि किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल का मान, यदि किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान 0 हो तो यदि किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान 0 हो तो ऐसे सदिश को अघूर्णी सदिश कहते हैं। ऐसे सदिश को अघूर्णी सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल, पानी नदी में सीधा बहता है, पानी नदी में सीधा बहता है तो वेग का कर्ल 0 होता है। पानी नदी में सीधा बहता है तो वेग का कर्ल 0 होता है। यदि पानी किसी स्थान पर घूर्णन करता है, यदि पानी किसी स्थान पर घूर्णन करता है तो वहां कर्ल का मान 0 नहीं होता है। तो वहां कर्ल का मान 0 नहीं होता है। ठीक है, ये आपका कर्ल मतलब 10 नंबर कंप्लीट हो गया, अगर आएगा तो, है ना। ये मत सोचना क्या रहे सर आप तो सबके लिए 10-10 कह रहे हो, तो 16 से ज़्यादा यूनिट हो गई, है ना। 3 क्वेश्चन मैंने बोले हैं जो 10 नंबर में आते हैं, पर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा ये आप लोग खुद पता लगा सकते हो। पुराने क्वेश्चन पेपर देखोगे, पुराने क्वेश्चन पेपर देखोगे आप लोग, तो उसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि इस बार कौन सा क्वेश्चन आने वाला है या कौन से क्वेश्चन की प्रायिकता ज़्यादा है। प्रायिकता नाम नहीं सुना क्या? हाँ, प्रोबेबिलिटी, है ना, अपने आप पता लग जाएगा। वो क्वेश्चन ही कह देता है कि मैं आऊँगा इस बार, पर कब? जब ध्यान से पढ़े तब, है ना। चलो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, कर्ल की स्टोक प्रमेय, कर्ल स्टोक थ्योरम, कर्ल की स्टोक प्रमेय, कर्ल की स्टोक, हाँ स्टोक हेरी कर्ल की स्टोक प्रमेय। अब मैं इसका गणितीय रूप लिखता हूं, उसका स्टेटमेंट आपको बताना है और इस कर्ल के स्टोक प्रमेय का उपयोग आपको बताना है। ठीक है, मैं तो एक चीज लिख के फ्री होता हूं, है ना। बताए दो कि आप लोग इंटेलिजेंट हो इसे सारे के सारे। ये ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन कर्ल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बोलो, सबसे पहले जैसे गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय पढ़ी अपन ने, वहां मैंने लिखाया था सबसे पहला पॉइंट उपयोग, फिर उसका स्टेटमेंट कथन, फिर उसके बाद अपन इसको प्रूफ किया था। तो सेम काम यही अपन करेंगे, सबसे पहले इसका उपयोग अपन लिखेंगे, उपयोग के बाद स्टेटमेंट तुम मुझे बताओगे, और जब तुम स्टेटमेंट बताओगे दोगे तो सिद्ध मैं कर दूंगा, बड़ा काम तो मैं ही कर रहा हूं ना। हाँ, तो इसका उपयोग बताओ। ये तो परिसीमा है सी, जैसे तुम पत्र लेते हो ना KLMN, वैसे परिसीमा है सी, हाँ बंद पृष्ठ की परिसीमा है। तो बोलो इस प्रमेय का उपयोग रेखा समाकलन को, ये कह दो ना कि इस प्रमेय का उपयोग रेखा समाकलन को
पृष्ठ समाकलन में, और पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्या कहा मैंने? कर्ल के स्ट्रोक प्रमेय का उपयोग क्या है? रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में और पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में प्रयोग, मतलब उपयोग किया जाता है इसका। अगर मैं यूं कहूं कि डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग क्या है, बताना तो। डाइवर्जेंस का, हाँ बहाना बना दिया तूने। अच्छा, डाइवर्जेंस प्रमेय का उपयोग पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में और आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तित करें। सही है। सत्यता की जांच कीजिए। उसको याद नहीं होगा, सत्यता की जांच कहां से करेगा? सही है, पक्का। क्या उपयोग है सदिश क्षेत्र के कर्ल के स्टोक प्रमेय का? रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में परिवर्तन करें। रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन, और डाइवर्जेंस का? पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तन और आयतन। अरे बस यही तो है, दोनों को कंपेयर करके याद करेंगे ना, तभी तो याद रहेगा। एक ऐसे मैं पूछूं, जैसे मैं मुझे जरूरत हो पृष्ठ समाकलन को आयतन में, तुम बोल दो कर्ल से बदल लो सर, तो कैसे बदल लो? कर्ल का उपयोग तो किस में होता है? रेखा समाकलन को पृष्ठ में, पृष्ठ को रेखा में। और जबकि डाइवर्जेंस का किस में होता है? पृष्ठ को आयतन में, आयतन को पृष्ठ में। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, इसके बाद इसका स्टेटमेंट बोलो। इस प्रमेय के अनुसार हाँ, बंद पृष्ठ के अनुदिश रेखा समाकलन कर्ल के उस सदिश के कर्ल के सदिश के कर्ल के सदिश पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। इस प्रमेय के अनुसार, इधर देखो, स्टेटमेंट लिखना नहीं, पहले समझना है। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। बोलो, देखिए क्या कहा मैंने। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, ये वेक्टर और डीआर वेक्टर क्या है? रेखा समाकलन ही, उस सदिश के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। तो उपयोग लिख लोगे, स्टेटमेंट लिख लोगे, सिद्ध में कर दूंगा। चलो लिखो उपयोग। बोलो मैं, देखो मेरी तरफ देखने लग गए। इस प्रमेय का उपयोग, इस प्रमेय का उपयोग रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में, रेखा समाकलन को पृष्ठ समाकलन में और पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में और पृष्ठ समाकलन को रेखा समाकलन में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फिर लिखो स्टेटमेंट, कथन। सपना बोलो, स्टेटमेंट क्या है? किसी बंद पृष्ठ में सदिश सिद्धि बोलो। किसी बंद पृष्ठ में सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उसके कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर है। सही है, ऐसे ही लिखोगे। इस प्रमेय के अनुसार, देखो लिखने में ध्यान है, मैं तो बोल रहा हूं, बड़ी जल्दी लिखने की। हाँ, नोट्स दे दो तुम्हें। हाँ, क्या लिखोगे बताओ मुझे जल्दी से। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस सदिश के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। एक चीज याद रखनी है बस, उससे उपयोग भी लिख दोगे और स्टेटमेंट भी लिख दोगे। लिखो, इस प्रमेय के अनुसार, स्टेटमेंट कथन लिखना। हाँ, इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र का बंद पृष्ठ के अनुदिश रेखा समाकलन, इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र का
बंद पृष्ठ के अनुदिश रेखा समाकलन उस सदिश के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। उस सदिश के कर्ल के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। अर्थात लिखो पे अब तुम लोगों ने उपयोग बता दिया मुझे, स्टेटमेंट तुम्हें याद है ही सही। अब मैं थोड़ी बहुत शुरुआत में कर देता हूँ, बीच में जो चीज़ें काम आएगी उसको तुम बता दोगे, है ना? ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ लिखो, प्रूफ। ये मैं कोई सदिश क्षेत्र वेक्टर है जिसमें मैं एक पृष्ठ है, इस पर विचार करता हूं। इसकी कुल परिसीमा को C द्वारा प्रदर्शित किया गया है। किसके द्वारा? C द्वारा प्रदर्शित किया है, इसलिए मैंने यहां पर C लिखा है। ठीक है, इससे अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे DC पृष्ठों में विभाजित कर देते हैं। DC नाम दे दिया मैंने उनको। हाँ, वो डीसी नहीं है, डायरेक्ट करंट वगैरह, वो उसको मत समझना ऐसे डीसी। ये आप ले रहे हैं इसको एलिमेंट लेना। हाँ, एलिमेंट लेना। यूँ मतलब भी मत समझना कि वो डीसी में कर दिया गया भाई, ऐसी डीसी। हाँ, इतना तो है ना? क्या? अच्छा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना सीख गए तुम लोग। तो मैं यूँ समझो, ये मैंने छोटे छोटे डीसी पृष्ठों में इसमें विभक्त कर दिया इसको, या विभाजित कर दिया। ठीक है, जिसके गुणन की दिशा भी क्या है? परिसीमा C के अनुदिशी है। मतलब किस तरह से? ये यूं, इस तरह से ये क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। अब मैं एक छोटा डीसी पृष्ठ लेता हूं, इसका नाम देता हूं मैं K, L, M और N। मतलब इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर देखना, अगर मैं इस वाली पृष्ठ के लिए लूंगा तो इस तरह से चलेंगे अपन, ये इस तरह से। तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, एक मिनट रुकना। इस परिसीमा में चलना है मुझे, इसके अनुदिश। मतलब ऐसे चलूं मैं, ऐसे चलूं मैं, ऐसे चलूं, ऐसे चलूं। इस वाले के लिए भी चलना है अपन को, तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, इस तरह से चलेंगे। इस वाले पृष्ठ की अपन बात करें, ऐसे चले, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ही। बस इसको जरूरत नहीं थी बनाने की, इसको बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं एक, बस बहुत है। इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है, कचरा हो जाएगा। नहीं तो लिख सकते हैं, सब में दिखाना है वैसे तो, पर एक तो इतना भी नहीं कि पूरा डायग्राम में कचरा हो जाए, समझ में नहीं आए कि क्या हो रहा है इसमें, ये काफ़ी है। तो मैंने जो पथ लिया, बंद पथ K, L, M, N, इस पर मैं विचार कर रहा हूं। तो यहां पर देखना, मैं A वेक्टर डॉट DR वेक्टर की बात कर रहा हूं। कौन से पथ से? K से L तक की, K से L तक की। तो ये किसके बराबर है? L से K तक के A वेक्टर डॉट DR वेक्टर। K से L तक का, ऊपर वाले प्रश्न देखना, ये K से L तक का रेखा समाकलन इस दिशा में, और L से K तक का इस दिशा में। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया? माइनस। तो इंटीग्रेशन K से L A वेक्टर डॉट DR वेक्टर प्लस L से K A वेक्टर डॉट DR वेक्टर बराबर कितना? 0। इस बात का मतलब क्या हुआ कि उभयनिष्ठ पथों पर सदिश क्षेत्र के कर्ल का, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या है? 0 के बराबर। उभयनिष्ठ पथों पर, ये उभयनिष्ठ पथ है,
उभयनिष्ठ पदों पर सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है उसका मान कितना है? 0। इसलिए संपूर्ण बद्ध पथ के अनुदिश जो सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन है वो क्या होगा? इन सभी छोटे छोटे डीसी पृष्ठों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर सी, इस पूरे बंद पथ का जो रेखा समाकलन है वो किसके बराबर होगा? इन सभी छोटे छोटे डीसी प्रश्नों के रेखा समाकलन के योग के बराबर होगा। मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूं, समेशन आई बंद पथ में ए आई वेक्टर डॉट डी आर आई वेक्टर, और ये यहां पर मैं डीसीआई कह दूं। बोलो कोचिंग नहीं, छोटे छोटे डीसी पृष्ठ, और बहुत सारे ही है, बहुत सारे हैं। जैसे मान लो पहले के लिए लिखना हो तो क्या लिखोगे? DC1 A1 वेक्टर डॉट DR1 वेक्टर, प्लस ऐसे ही दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, तो मैंने क्या लगा दिया? समेशन। अब आप लोग देखना, बहुत आसान होता है किसी भी चीज को सिद्ध करना। अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, सिद्ध कीजिए कि ये कोई सा भी हो, तो उसको मतलब है ना, जो स्टूडेंट है इतने तरीके से हल करता है जितने तरीके से टीचर को भी नहीं आता हो, और ले आता है कैसे भी करके, पता नहीं कौन कौन से नियम लगाता है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे एग्जाम में और तुमने कभी देखा ही नहीं, तब भी तुम उसको सिद्ध कर देते हो, कैसे भी करके ले आते हो, चाहे ऐसे ऐसे नियम लगाते हो जो नियम वैलिड ही नहीं है ना। मतलब यूं कह सकता हूं मैं कि इतने तरीके से बच्चा हल करता है, उसको जितने तरीके से टीचर जानता ही नहीं होगा बेचारे, उसको ही नहीं आता होगा कि इतने तरीके से भी हल हो सकता है वो, चाहे वो वैलिड हो या नहीं हो। बस हाँ कि एच भी आ गया, ठीक। तो यहां पर एक चीज देखना, आपका LHS तो मैच हो रहा है, RHS में क्या लाना है? RHS में क्या लाना है? क्षेत्रफल नहीं, कर्ल लाना है, कर्ल ए वेक्टर लाना है। अब कर्ल आप जानते हो, इसमें किसकी कमी है? DS की। किसको दिखाई DS? अरे वाह, तुम लोगों को भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? बोलो जल्दी से। कर्ल क्या था? कर्ल ए वेक्टर क्या था? इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन DS। तो ये ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन DS, और इसको मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे कर्ल बनाना है, तो ये बहुत चालाक था, इसने कहा कि सर DS का भाग दे दो, कर्ल बन जाएगा। तो मैं क्या करूं, नेक्स्ट लाइन में ऊपर नीचे DS का भाग दे दूं, दैट मीन्स DSI का भाग दे दूं। भाग देते हैं, बंद पथ है ये अपने पास, ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसकी परिसीमा कितनी है? C है, और ये समेशन I क्या लिखे? ए आई वेक्टर डॉट डी आर आई वेक्टर अपॉन DSI और DSI लिख दें। तो यहां से अपने पास ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर समेशन I, ये क्या चीज है? कर्ल ए आई वेक्टर, बस बस बस, या कुछ कमी है? ये इसके साथ कुछ चिपकाना है कि और भी? कर्ल ए आई वेक्टर डॉट, बोल बोल जोर से बोल, एन कैप नहीं लिखा रखा क्या? लिखाया हुआ, अरे हाँ हाँ भूल गए, लिखा रखा है ना। कर्ल की डेफिनेशन देख लो। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं? एन कैप और ये DSI। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर समेशन I कर्ल ए आई वेक्टर डॉट, ये एन कैप DSI को क्या लिखूं मैं? DS वेक्टर। क्या लिख दूं मैं? DS वेक्टर। अरे जैसे मान लो, जैसे R I कैप है तो क्या लिखोगे आप? R वेक्टर। जैसे X I कैप है तो क्या लिखते हैं उसको? X वेक्टर। ये लिखते हैं ना। तो N कैप DSI को क्या लिख दूं मैं? DS वेक्टर।
तो अब इसके बाद देखो डीएसआई वेक्टर। अब क्या चाह रहे हैं देखो, आपको कर्ल ए वेक्टर तो आ गया, डीएस वेक्टर भी आ गया, बस इतना सा हो जाए सर, समेशन हट जाए और इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो यहां लिख दें अपन कि हमें समेशन की आवश्यकता नहीं है, हमें तो इंटीग्रेशन की आवश्यकता है, इसलिए यहां इंटीग्रेशन लगा दें, ऐसा लिख दें यहां। हाँ, तो क्या लिखें फिर, डीएसआई टेंस टू 0 हो तो समेशन को हटा के क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते। बताया नहीं बताया? तो फिर मैं यहां क्या लिख दूं, यदि DSI टेंस टू 0 हो तो समेशन को हटाकर इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर बराबर, हटा दो इसको, लगा दो इंटीग्रेशन, और ये कर्ल ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर हटा दो। हमारे क्या है, हाँ हमें कौन सा पढ़ना है, आपकी इच्छा हो जो करो। प्रश्न समाकलन है, ऐसे लिख दूं, इसी की कमी थी क्या, कर्ल कहाँ पर कर्ल, ये रहा कर्ल, बहुत बड़ी चीज पकड़ ली इसने यार। चल कोई बात नहीं, डायग्राम बनाइए ना। चलो लिखेंगे इसके बाद, माना एक सदिश क्षेत्र वेक्टर में, देखो लैंग्वेज वही लिखनी है जो मैंने बोली है अभी, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, डायग्राम से लिखनी है, तो याद भी डायग्राम से करेंगे। माना किसी ऐसे लिखना, माना एक सदिश क्षेत्र वेक्टर में, माना एक सदिश क्षेत्र वेक्टर में बंद पृष्ठ S पर विचार करते हैं। माना एक सदिश क्षेत्र वेक्टर में बंद पृष्ठ S पर विचार करते हैं, दिख रही है डायग्राम से, जिसकी कुल परिसीमा को बाउंड्री परिसीमा, जिसकी कुल परिसीमा को C द्वारा दर्शाया गया है, जिसकी कुल परिसीमा को C द्वारा दर्शाया गया है, इसे अनेक छोटे छोटे पृष्ठों, इसे अनेक छोटे छोटे पृष्ठों, क्वेश्चन में क्या लिखोगे, DC में विभक्त किया जाता है, में विभक्त किया जाता है, जिसके घूर्णन की दिशा, जिसके घूर्णन की दिशा किधर है, मतलब जो C है उसके अनुदिश, इसके घूर्णन की दिशा परिसीमा C के घूर्णन की दिशा में होती है। घूर्णन की दिशा परिसीमा C के घूर्णन की दिशा में होती है। नेक्स्ट लाइन लिखना, KLMN एक छोटा DC पृष्ठ है, जिसके लिए KLMN एक छोटा पृष्ठ है, जिसके लिए, यहां तक लिखना बस, 2 लाइन यहां तक। हाँ मैं तो, मेरे क्या काम आएगा, तुम लिख लो। हाँ क्या मतलब है इसका, उभयनिष्ठ पथों पर सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का योग क्या है, 0 के बराबर। अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण बद्ध पथ के अनुदिश
सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकलन है, मतलब पूरी परिसीमा सी के अनुदिश जो रेखा समाकलन है वो क्या होगा, इन छोटे छोटे डीसी प्रश्नों के रेखा समाकलन के योग के बराबर होगा। अब योग के बराबर होगा तो समेशन आई कह दूं या सबके लिए अलग अलग लिखोगे? समेशन आई कह देते हैं, समेशन योग चिन्ह होता है। और ये बंद पृष्ठ ए आई वेक्टर डॉट डी आर आई वेक्टर, ये डी सी आई, छोटा जो पृष्ठ मैंने लिया एक और उसको आई कह दिया तो बहुत सारे ये आई, ठीक है। अब आपको क्या लाना था आरएचएस में, कर्ण। कर्ण लाने के लिए क्या चालाकी करी आप लोगों ने, डीएसआई का भाग दे दिया, क्योंकि इसमें कर्ण तभी बन सकता है जब डीएस का भाग दूं मैं, तो मैंने डीएसआई का भाग दे दिया। ये चीज क्या बन गई, कर्ण ए आई वेक्टर डॉट एन कैप, यही बनी सदिश क्षेत्र के कर्ण की परिभाषा से। और ये डीएसआई, अब यहां से ये एन कैप डीएसआई को क्या कहते हैं अपन, डीएस वेक्टर कह सकते हैं। और ये समेशन लगा हुआ है, आपको यहां लाना क्या था, इंटीग्रेशन। तो क्या करें, अगर डीएसआई टेंस टू 0 हो तो क्या करते हैं, समेशन को हटाकर इंटीग्रेशन लगाते हैं। मैंने पहले लिखा दिया इनको, ये इनको सबको याद है, जब पढ़ेंगे पुराना सब याद हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया HP, हाँ बस ये सोचेगा तो। अर्थात इसके बाद लिखना, अर्थात उभयनिष्ठ पथों की अनुदिश, अर्थात उभयनिष्ठ पथों के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, अर्थात उभयनिष्ठ पथों के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का योग 0 होता है। अर्थात उभयनिष्ठ पथों के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का योग 0 होता है। इसलिए सदिश क्षेत्र का बंद पृष्ठ की परिसीमा, बंद पृष्ठ की परिसीमा सी के अनुदिश रेखा समाकलन, बंद पृष्ठ की परिसीमा सी के अनुदिश रेखा समाकलन छोटे छोटे बंद पृष्ठों की परिसीमाओं, छोटे छोटे बंद पृष्ठों की परिसीमाओं डीसी, छोटे छोटे बंद पृष्ठों की परिसीमाओं डीसी के अनुदिश रेखा समाकलन का योग होता है। रेखा समाकलन का योग होता है। ये पूरा यहां तक, और आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।